है गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। गाइस, आपको पता है कि हमने जेल प्रहरी के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारा अगला लेक्चर रहेगा। और आज का जो वीडियो है इसमें आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे जेल प्रहरी के, ये बाकी के जो दिन थे, जिन दिनों में आपके पेपर हुए थे उससे काफ़ी अच्छा लेवल है आज के क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन की तरह सिंपल नहीं है। ये आज का जो पेपर था, ये जिस भी शिफ्ट का था, ये आपका बहुत ही अच्छा लेवल का पेपर था। और ये अगर मान लो जेल प्रहरी का लेवल बढ़ा भी देते हैं इस साल, तो इससे ज़्यादा लेवल आपका जाएगा नहीं। तो ये वाला लेक्चर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, तो गाइज़, आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना इसे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए वीडियो, ताकि वो भी देख पाए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी सभी आने वाली जेल प्रहरी के एग्ज़ाम्स के लिए। क्योंकि अगर लेवल बढ़ जाता है तो इससे ज़्यादा लेवल आपका जाएगा नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आप इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर कितना टफ होगा इसका। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस, द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द माइनर आर्क ऑफ द सर्कल इज। यानी कि आपको दिया हुआ है एक वृत्त की जो ज्या है वो इसकी त्रिज्या के समान है, वृत्त के लघु चाप द्वारा ज्या पर अंतरित कोण आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये आपका एक वृत्त है। ठीक, इस वृत्त में बोला गया कि जो त्रिज्या है आपकी, यानी कि ये रेडियस है आपकी आर, इस त्रिज्या की लंबाई आपकी वृत्त के इसकी वृत्त की ज्या के बराबर, यानी कि जीवा के बराबर है। मान लो आपकी ये एक जीवा है, तो आपकी रेडियस और इस जीवा की लंबाई बराबर है, यानी कि ये रेडियस और इसकी लंबाई आपकी बराबर रहेगी। अब मान लो इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिलाते हैं, तो ये भी आपका रेडियस ही रहेगा, क्योंकि केंद्र से परिधि पर हम कोण खींच रहे हैं, तो ये भी आपके रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों बराबर है आपकी। ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है, तो एक तरह से आपका तीनों एक दूसरे से बराबर हो जाएगी, यानी कि तीनों की भुजा बराबर रहेगी। अगर तीनों की भुजा किसी त्रिभुज की बराबर होती है तो वो आपका कौन सा त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज बन गया। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो इसका ये वाला कोण भी आपका 60 डिग्री का रहेगा, बाकी कोण भी आपके 60 डिग्री के रहेंगे। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द माइनर आर्क ऑफ द सर्कल, यानी कि माइनर आर्क से जो आपका कोण बन रहा है वो आपको निकालना है। लघु चाप पर ज्या द्वारा अंतरित कोण आपको निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले आपका ये जो माइनर आर्क है ये क्या होती है ये समझना ज़रूरी है। तो आपको जब एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, इसमें मान लो एक जीवा दी हुई है आपको, ये आपको एक जीवा दी हुई है। ठीक, और इस जीवा पे आपकी दो आर्क बन जाती है जब इस जीवा खींचते हैं हम, तो आपका ये मान लो केंद्र है। तो ये वाली जो जीवा, ये वाली जो आपकी परिधि है इतनी सी, ये होती है आपकी मेजर आर्क, यानी कि बड़ी वाली चाप। बड़ी चाप बोलते हैं इसे, लघु दीर्घ चाप। दीर्घ चाप होती है ये वाली, यानी कि मेजर आर्क। ठीक है, और ये जो होती है नीचे वाली, ये छोटी वाली, ये होती है आपकी माइनर आर्क। माइनर आर्क होती है, यानी कि ये लघु चाप होती है। तो आपसे बोला गया है कि लघु चाप पर बना कोण, लघु चाप द्वारा ज्या, लघु चाप पर ज्या द्वारा अंतरित कोण, यानी कि जीवा के द्वारा आपका लघु चाप पे जो कोण बन रहा है, यानी कि ये वाला कोण जो आपका बन रहा है, ये आपको निकालना है। ये आपका लघु चाप के द्वारा बना कोण है। और अगर मान लो माइनर, जैसे कि दीर्घ चाप पर आपका ज्या द्वारा बना कोण निकालना है, तो ये आपका बड़ा वाला हो जाएगा। ठीक है, ये दीर्घ चाप से हो जाएगा आपका, यानी कि मान लो आपको मेजर से पूछता तो ये वाला कोण आपको निकालना है, और माइनर से पूछा क्वेश्चन तो ये वाला आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन में आपको निकालना है ये वाला, क्योंकि आपको माइनर बोला गया है। ठीक है, तो ये वाला कोण आपको निकालना है। तो इस चित्र में आपको ये वाला कोण फाइंड करना है, ये वाला। ठीक है, तो ये कोण आपको निकालना है। तो हमें यहाँ पे 60 डिग्री का ये एंगल पता है, इससे हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि त्रिभुज में ये जीवा के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है, यानी कि मान लो ये 60 डिग्री कोण है आपका, तो इसी जीवा के द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक है, यानी कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का डबल होता है। ये आपसे आपका थ्योरम होती है एक, कि केंद्र पर बना कोण जो है वो परिधि पर बने कोण का आधा होता है। एक तरह से एक ही जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण
परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ठीक, यानी कि ये 60 डिग्री आपको दिया हुआ है तो ये इसका आधा हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल होगा आपका मेजर आर्क वाला, ये आपका 30 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि आपसे क्वेश्चन में अगर मेजर आर्क के द्वारा पूछता है, यानी कि लघु चाप दीर्घ चाप के द्वारा पूछता है आपसे, तो आपका 30 डिग्री आंसर हो जाता, पर उसने लघु चाप के द्वारा पूछा है। ठीक है, तो ये आपका 30 डिग्री हो गया। अब हमें लघु चाप का निकालना है, तो लघु चाप का आपको ये दिया हुआ एंगल, तो इसके बाद आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि उसको वृत्त दिया हुआ है और एक जीवा के द्वारा आपका मेजर आर्क पे जो कोण बन रहा है और माइनर आर्क पे जो कोण बन रहा है, ये जो चतुर्भुज होता है आपका अंदर, ये आपका इसमें क्या होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो आपको 180 डिग्री होता है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम भी आपको 180 होता है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज होता है। जब वृत्त के अंदर कोई चतुर्भुज बन जाता है तो ये चतुर्भुज आपका चक्रीय चतुर्भुज होता है, और चक्रीय चतुर्भुज का जो आमने सामने के कोण होते हैं आपके, ये आपके 180 होते हैं, यानी कि दोनों का जो सम होता है वो 180 होता है। तो यहाँ पे आपको 30 दिया हुआ है और यहाँ पे आपको कुछ पता नहीं है, तो हम 30 प्लस ये नॉट डिफाइंड एंगल को हम मान लेते हैं कि x है, ये x, और टोटल इन दोनों का जो सम है वो 180 रहेगा। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू यानी कि उस कोण की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 150 डिग्री। ठीक है, तो ये जो आपका लघु चाप पर ज्या द्वारा अंतरित कोण है, यानी कि माइनर आर्क पर जो कोण बना हुआ है आपका, ये आपका 150 डिग्री हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसका। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और एसएससी लेवल का क्वेश्चन था ये, जो आपकी इस जेल प्रेरी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आपका जेल प्रेरी का इस साल का लेवल बढ़ता है तो इससे ज़्यादा टफ आपका क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। आपको दिया गया था कि एक वृत्त की जो ज्या है वो इसकी त्रिज्या के समान है, जो इसकी कोण है वो सर्कल की रेडियस के बराबर है। ठीक, तो हमने एक रेडियस खींच ली r और एक कोण खींच ली, दोनों को हमने बराबर कर दिया, ये दोनों आपके आपस में बराबर है। उसके बाद हमने क्या किया, ये बिंदु से इस कोण को फिर से मिला दिया, तो ये फिर से आपकी रेडियस बन जाएगी, क्योंकि बिंदु सेंटर से खींचा, सेंटर से हम कोई भी लाइन अगर रेडियस तक ले जाते हैं तो वो रेडियस होती है आपकी, सेंटर से अगर परिधि तक ले जाते हैं तो आपकी रेडियस होती है। तो ये दोनों रेडियस है और ये आपका जीवा दी हुई है, तो ये जीवा और रेडियस आपकी बराबर, तो तीनों आपस में बराबर हो जाएगी। तो तीनों आपस में अगर बराबर होती है भुजा, तो वो जो त्रिभुज होता है वो आपका समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज हो गया तो उसका एक सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, यानी कि ये वाला कोण भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का। ठीक है, अब क्या किया हमने, हमें आगे दिया हुआ था कि द एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट द माइनर आर्क, यानी कि माइनर आर्क पे आपका जो कोड के द्वारा एंगल बना हुआ है वो हमें निकालना है। ठीक, यानी कि आपको लघु चाप पर ज्या द्वारा अंतरित कोण निकालना है। तो लघु चाप और दीर्घ चाप क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए पहले, यानी कि माइनर आर्क और मेजर आर्क का आपको पता होना चाहिए। तो इस चित्र में मैंने आपको बताया कि ये जो आर्क बन रही है आपकी, यानी कि ये जीवा है हमारी, ठीक, इसके द्वारा जो आपकी ये आर्क बनी हुई है बड़ी वाली, ये होती है आपकी दीर्घ चाप, यानी कि इसे बोलते हैं माइनर आर्क, मेजर आर्क। ठीक है, और इसी जीवा के द्वारा ये नीचे जो आपकी बची हुई आर्क है ये होती है आपकी लघु चाप, इंग्लिश में बोलते हैं इससे माइनर आर्क। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि माइनर आर्क पर जीवा यानी कि ज्या के द्वारा बना कोण कितना होगा। तो इसके द्वारा हमने एंगल खींच लिया एक, तो ये वाला एंगल आया, इस एंगल का आपको वैल्यू निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, ये एंगल खींच लिया इसका और इस एंगल की हमें वैल्यू निकालना है। तो इस एंगल की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये वाला एंगल हमें पता होना चाहिए। ठीक, यानी कि एक चक्रीय चतुर्भुज बना देंगे हम इसी आर्क के द्वारा, मेजर इसी जीवा के द्वारा हम एक कोण खींच देंगे आपका परिधि पर, जो आपका मेजर आर्क के द्वारा बना कोण होगा। यानी कि आपसे क्वेश्चन में अगर मेजर आर्क से पूछा जाता है, यानी कि दीर्घ चाप के द्वारा ज्या पर बना कोण कितना होगा, तो आपका 30 डिग्री आंसर हो जाता। पर आपसे क्वेश्चन में लघु चाप के द्वारा पूछा गया है, तो ये जो चक्रीय चतुर्भुज बना आपका, चक्रीय चतुर्भुज का क्या होता है, ये आमने सामने के कोण जो होते हैं आपके 180 डिग्री होते हैं, यानी कि आमने सामने के कोण एंगल जो होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये वाले भी आपके 180 हो जाएंगे और ये वाले कोणों का योग भी आपको 180 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अब आपको पता होना चाहिए कि 30 डिग्री कहाँ से आया है। 30 डिग्री आपका आएगा, आपको एक थ्योरम पता होगी, एक प्रमेय होती है आपकी कि एक जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण चाप पर ये परिधि पर बने कोण का डबल होता है। यानी कि केंद्र पर बना कोण जो है वो आपका परिधि पर बना कोण का डबल होता है। यानी कि आपका परिधि का कोण अगर आप दुगना करोगे तो आपको केंद्र का कोण मिल जाएगा, यानी कि केंद्र का कोण आपका दुगना है और परिधि का कोण आधा होता है। ठीक,
तो केंद्र का कोण आपको पता है कि यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, तो परिधि का कोण कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, अब आपका एक चक्रीय चतुर्भुज यहाँ से बन रहा है, ये यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ है, ये कोण भी यहाँ पे जाएगा, फिर ये पूरा, यानी कि ये आपका चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। और चक्रीय चतुर्भुज का आपको बताया था मैंने कि आपके आमने सामने के कोण जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं, इन दोनों का योग। तो यहाँ पे आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, तो बाकी बचा कोण जो है इसको 180 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 150 और चाहिए। तो 150 आपका ये वाला कोण हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आपकी 150 हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 150। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको, अच्छा क्वेश्चन था। आपकी बाकी एग्जाम जैसे कि पुलिस वाली एग्जाम है, पुलिस में भी आपका टफ क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो उसमें भी काम आ सकता है ये, और आपके जेल प्रेरी एग्जाम में भी आगे पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, अभी आपका लघुचाप पूछा है यहाँ पे, मान लो अभी जो एग्जाम होने वाली है उसमें मान लो दीर्घचाप पूछ लिया आपको यही क्वेश्चन उठा के, तो आपका यहाँ पे 30 डिग्री आंसर रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना गाइस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको, द लिस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7925 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 7925 में से घटाना चाहिए ताकि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि 7, आपको बस ये देखना है इस क्वेश्चन में कि 7925 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। यहाँ पे ये देखो आप लगभग 8000 के आसपास आ रही है आपकी, तो 8000 के आसपास किसका स्क्वायर होता है, तो आप देखोगे जो 8000 के आसपास का स्क्वायर हमें देखना है, तो आप देखोगे कि जो 90 का स्क्वायर हम करेंगे तो आपको 8100 मिल रहा है। ठीक, यानी कि 90 का जो स्क्वायर है ये 8000 के आसपास है। तो हम एक कम कर लेते हैं, 89 का स्क्वायर करके देखते हैं कितना आता है आपका। तो 89 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 89 में, तो 99 जाए 99 81 के हासिल 8 हो जाएगा, 9 72 और 8 80 हो जाएगा आपका, 800 हो जाएगा, 72 7 बचेगा, 8 8 64 और 6 70 और 71 हो जाएगा आपका। तो 1297 यानी कि 7921 आपका आ जाएगा ये इसके आसपास। तो 7921 आपका 7925 से कितना ज़्यादा है, कितना कम है, 4 कम है। यानी कि इसमें से अगर हम 4 घटा देंगे तो आपका ये जो वैल्यू आएगी वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो 4 घटाएंगे हम 7925 में से तो 7921 मिलेगा आपको, जो कि आपका 89 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपसे यही पूछा गया है कि एक पूर्णखंड बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, तो आपका 4 घटाना पड़ेगा इसमें से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको, द पॉइंट 4 - 3 डज नॉट लाई ऑन द लाइन। बिंदु दिया आपको 4 - 3 इसमें से किस रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं आपके। इसमें क्या करेंगे हम 4 और -3 को रख के देख लेंगे। 4 आपकी x की वैल्यू हो जाएगी और जो 3 है वो जो y है वो -3 हो जाएगा। ठीक, तो हम सब में रखेंगे, इसमें स्थित नहीं होगा वो पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे पहले x की वैल्यू रखते हैं। तो 2 × 4 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा ये, प्लस 3 × -3 यानी कि -9 हो जाएगा, तो ये -9 हो गया, +1 आपको दिया हुआ है इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका -1 + 1 यानी कि 0 हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है प्लस पहले वाला। ठीक है, दूसरा वाला चेक करते हैं। यहाँ पे x की जगह 4 आ जाएगा, प्लस y की जगह -3 हो जाएगा, तो ये -3 दूने 6 हो जाएगा, और +2 ये भी आपका -2 + 2 यानी कि 0 हो जाएगा ये वाला भी, तो ये भी आपका सेटिस्फाई हो रहा है, तो 2 भी सही है। ठीक, तीसरा देखते हैं हम। यहाँ पे आपको 4 और -3 और +1, 4 -3 और -1 आप रखोगे तो ये आपको मिलेगा +1 -1 यानी कि ये भी 0 हो रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं, 4 -3 हो जाएगा और +1 हो जाएगा, तो ये आपका सेटिस्फाई नहीं होगा, तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, x - y + 1। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको x और y की जगह वैल्यू पुट करके रखना है, और जो आपका बराबर नहीं मिल रहा है आपको वो आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया आपको, सिलेंड्रिकल रोड हुज हाइट इज 8 टाइम्स of its radius is metalled and recast into spherical balls of same radius, the number of balls will be। आपको दिया गया है हिंदी में कि अपनी त्रिज्या से 8 गुना ऊंचाई वाले एक बेलनाकार रोड को पिघलाया जाता है, तो इससे एक समान त्रिज्या वाले गोलनाकार गेंदों में ढाला जाता है, तो गेंदों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, आपसे पूछा गया है ये, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि जो इसकी रेडियस है आपकी बेलन की, वो इसकी ऊंचाई की, मतलब जो आपकी ऊंचाई है बेलन की वो रेडियस की 8 गुना है, यानी कि त्रिज्या मान लो हम अगर x मानते हैं तो इसकी जो हाइट रहेगी बेलन की वो 8x हो जाएगी। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब क्या होगा कि आपको आयतन निकालना है एक तरह से, कितना क्षेत्रफल आपका बेलन घेरता है और कितना क्षेत्रफल आपका गोलाकार गेंद घेरती है, तो आपको आयतन निकालना रहेगा, यहाँ से वॉल्यूम निकालना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेलन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। बेलन का वॉल्यूम होता है आपका
पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका बेलन का वॉल्यूम होता है। तो पाई आर स्क्वायर आपका मान लिया हमने एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और आपकी जो एच है वो 8x है, क्योंकि जो रेडियस जो हाइट है उसकी वो रेडियस से 8 टाइम्स में यानी कि 8 गुना है वो, तो ये एच की जगह हम लिख देंगे 8x। इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा पाई 8 पाई एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स मिलकर आपका एक्स क्यूब बन जाएगा। तो ये आपका बेलन का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है, बेलन का आयतन आ गया आपका। अब हमें क्या करना है, इस आयतन को हमें क्या करना है, 8 पाई एक्स क्यूब जो है इसी आयतन को लेके चलना है, इतना ही मटेरियल लेना है हमें, और इसे हमें गोलाकार गेंदों में बनाना है, और त्रिज्या आपकी समान होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले एक गेंद का आयतन निकालेंगे। तो गेंदों का फॉर्मूला क्या होता है, गेंदों के आयतन का फॉर्मूला यानी कि बॉल के आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है आपका, और आपको दिया हुआ है कि जो आर है वो एक्स है यानी कि एक्स क्यूब हो जाएगा, ये आपका आयतन निकलेगा। यानी कि एक गेंद का आयतन इतना है और टोटल आयतन आपको ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक गेंद के आयतन को इसमें से डिवाइड कर देंगे तो आपका टोटल गेंदों की संख्या आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये 4/3 पाई एक्स क्यूब को हमने इसमें डिवाइड कर दिया, तो पाई एक्स क्यूब से पाई एक्स क्यूब कट जाएगा आपका, 4 से 2 बार कट जाएगा, और ये 3 ऊपर जाएगा तो 2 × 3 हो जाएगा आपका, यानी कि टोटल आपकी 6 गेंदें बनेगी इससे, ठीक है। अगर त्रिज्या हम समान रखें तो आपको कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में कि त्रिज्या समान रखनी चाहिए, तो त्रिज्या हमने समान रखी है, तो आपका यहाँ पे गेंदों की संख्या टोटल 6 आएगी, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा इसका, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, आपको दिया गया था कि एक बेलन है, उसकी जो हाइट है वो उसकी त्रिज्या की 8 गुनी है। मान लो त्रिज्या हमने x मान ली, तो हाइट हो जाएगी आपकी 8x, तो r की वैल्यू x, h की वैल्यू 8x। अब हमें जो बोला गया है कि जो बेलन का जो आयतन है आपका, जितना आपके हाइट और रेडियस दे दी आपको, तो जो आयतन निकलेगा उसी आयतन को आपको x मीटर की त्रिज्या लेके चलना है और गोलाकार गेंदें बनानी है। तो गेंदों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, कितने गेंदें बनेगी अगर त्रिज्या दोनों की समान है, आपकी बेलन की और गेंद की, ठीक है। तो हम सबसे पहले बेलन का आयतन निकाल लेंगे कि बेलन का आयतन कितना क्षेत्रफल है उसके पास में, कितना वॉल्यूम उसके पास है। तो बेलन का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर की जगह हमने रख दिया एक्स यानी कि एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एच की जगह रख दिया 8x, ठीक। इसको जब इंटू करें तो 8 पाई एक्स क्यूब आपका आ जाएगा बेलन का आयतन। ये आपका टोटल आयतन दिया हुआ है। अब टोटल आयतन जो दिया हुआ है, इसी आयतन से हमें गेंदों का आयतन निकालना है यानी कि गेंदों की संख्या निकालना है। तो गेंदों की त्रिज्या आपको दी हुई है कि भैया आपकी त्रिज्या बेलन की जो थी वही आपकी गेंदों की रहेगी, तो आपकी जो बेलन गोले की त्रिज्या रहेगी वो भी आपकी एक्स ही रहेगी। तो हमने यही लेके चले 4/3 पाई आर क्यूब इसका आयतन होता है गोले का, तो यहाँ पे रेडियस की जगह हमने एक्स रख दिया, तो आपका आयतन आ जाएगा 4/3 पाई एक्स क्यूब। ये आपकी एक गेंद का आया है आयतन। ऐसी हमें टोटल जो आयतन दिया हुआ है बेलन का वो 8 पाई एक्स क्यूब दिया हुआ है, और एक गेंद का आयतन हमने निकाल लिया 4/3 पाई एक्स क्यूब। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका टोटल गेंदों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। यानी कि एक गेंद का आयतन जो है वो टोटल आयतन में से हम डिवाइड कर देंगे तो आपका गेंदों की संख्या आ जाएगी, जो कि आपका 6 आया है, ठीक है। पाई एक्स क्यूब से पाई एक्स क्यूब कट जाएगा, 4 से 2 टाइम्स कट जाएगा, और 3 आपके ऊपर जाएगा तो 2 × 3 हो जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक। सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया। If the median of the observation 21, 22, 25, 26, x, x plus 4, 35, 38, 39 and 40 arranged in ascending order is 30, then the sixth observation is। यदि आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रक्षेपण ये वाले हैं सारे का माध्य का यानी कि मीडियन आपका 30 दिया हुआ है आपको, तो छठा प्रक्षेपण यानी कि 6 वाला नंबर आपका कौन सा होगा, ठीक। तो आपको सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए क्या करना रहता है, जो भी आपको ये चीज़ें दी हुई है, जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दी हुई होती है, इससे हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं, ठीक है, यानी कि आरोही क्रम में जमाते हैं। तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में जमा के दिया हुआ है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इन टोटल नंबर्स को जोड़ते हैं। मीडियन निकालने के लिए टोटल नंबर्स का गिनते हैं कितने नंबर है, अगर इवन आते हैं तो उसका फॉर्मूला अलग है, और ओड आते हैं नंबर तो उसका फॉर्मूला अलग है। तो हम यहाँ गिनते तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, टोटल 10 है, यानी कि आपके इवन आए हैं। इवन का फॉर्मूला आपका होता है जो बीच की जो 2 वैल्यू होती है, जैसे कि मीडियन की आपकी 2 वैल्यू, टोटल आपकी मीडियन की 2 वैल्यू अपॉन 2 होता है ये फॉर्मूला। यानी कि जैसे कि मान लो 10 है तो आपका 5th और 6th नंबर का जो, जैसे कि 5th प्लस 6th नंबर की जो वैल्यू है वो आएगी और अपॉन में 2 हो जाएगा, ये आपका मीडियन रहेगा।
ये फॉर्मूला आपका इवन के लिए होता है। इसी तरह से ओड के लिए होता है। मान लो ओड में आपको टोटल 9 वैल्यू दी हुई है तो आपका डायरेक्ट फिफ्थ वाला जो वैल्यू रहेगी वो आपका आंसर हो जाएगी। यानी कि टोटल आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो अपॉन करके अपन ओड का होता है आपका n/2, यानी कि जो टोटल ऑब्जर्वेशन आपको दी हुई जैसे कि 9, तो 9/2 यानी कि 4.5, तो आपका 5 के आसपास आ जाएगा, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फिफ्थ वाला जो मीडियन में क्या होता है, अगर ओड दिया हुआ है आपको टोटल गिन लो, आपकी 9 दी हुई है तो 1 2 3 4 इधर, 1 2 3 4 इधर, तो बीच की वाली बची वो आपको मीडियन हो जाएगी। यानी कि इवन ओड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इवन में होती है आपको प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको 2 वैल्यू मिलती है तो इसमें से हम गेस नहीं कर पाते, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बीच में बची 2, इन 2 वैल्यू से हम मीडियन निकालते हैं। तो ये 2 वैल्यू यानी कि फिफ्थ और सिक्स्थ है आपकी, और अपन 2 कर देंगे अपन। तो अब यहाँ से देखो फिफ्थ और सिक्स कौन सी है, 1 2 3 4, ये 5 और 6, यानी कि ये x और x+4 आपकी फिफ्थ और सिक्स्थ है। तो ये x और x+4 हो जाएगी, अपन 2 हो जाएगा। और आपको मीडियन क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हम यहाँ 30 लिख देंगे। यहाँ से आपको छठी वैल्यू निकालना है, सिक्स्थ प्रेक्षण, ये छठा प्रेक्षण निकालना है, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, तो आपको x+4 की वैल्यू निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2x हो जाएगा +4 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो आपका 60 हो जाएगा, 30 × 2, 2x इक्वल टू आपका 60 में से अगर 4 घटाएंगे अपन तो आपका 56 आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 56/2, तो 56/2 दिया हो गया आपका। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका मिलेगा 28। ठीक है, ये 28 जो आया ये आपकी x की वैल्यू आई है। x की वैल्यू यानी कि ये फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आई है आपकी, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू आपकी x दी हुई है, और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन की आपको निकालना है। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है आपकी x+4, यानी कि 28 + 4 हो जाएगा 32 आपकी सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन की आ जाएगी। ठीक है, जल्दबाजी में गलत मत कर देना, 28 भी दिया हुआ है आपको, 32 भी दिया हुआ है, तो आपका आंसर यहाँ पे 32 रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लो इसको, आपको यहाँ से मीडियन निकालना है, मीडियन आपको ऑलरेडी 30 दिया हुआ है, और यहाँ से आपको x यानी कि सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन निकालना है, यानी कि x+4 की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टोटल नंबर गिन लिए, टोटल आपके नंबर जो आए वो इवन आए। इवन का फॉर्मूला होता है आपका, टोटल 10 दिए हुए थे, तो आपका फिफ्थ और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन जो है उन दोनों को सम करना है और डिवाइड में 2 करना है, ये आपका मीडियन होता है इवन में। तो इवन में आपका फिफ्थ की वैल्यू दी हुई है x, सिक्स की वैल्यू दी हुई है आपको x+4/2, मीडियन दिया आपको क्वेश्चन में 30। यहाँ से हमने सोल्व किया तो आपकी x की वैल्यू 28 आई है, 28 वैल्यू आपकी x की आ गई है, तो ये आपका फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है कि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू आपको x दी हुई है, और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू दी है आपको x+4। ठीक है, तो फिफ्थ की x है, सिक्स की x+4 है, तो x+4 की वैल्यू निकालना है हमें। तो यहाँ पे 28 आपका x की वैल्यू आ गई, इसमें 4 ऐड कर देंगे कि 32 जो है आपका वो सिक्स ऑब्जर्वेशन की वैल्यू हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा 32। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है, फॉर ए फ्लावर शो 1400 roses are arranged such that the number of roses in a row is exactly same as the number of rows in a column. Find how many roses would be left out in such an arranged. Also find the number of roses in a single row. हिंदी में दिया हुआ है आपको, एक पुष्प प्रदर्शनी में 1400 गुलाबों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि एक पंक्ति में गुलाबों की संख्या एक स्तंभ में गुलाबों की संख्या के समान है, यानी कि जो संख्या पंक्ति में है वही संख्या आपकी स्तंभ में होनी चाहिए। ठीक है, और ज्ञात करें कि इस तरह से व्यवस्था में कितने गुलाब बच जाएंगे और एक पंक्ति में गुलाबों की संख्या कितनी होगी, ये भी आपको फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि टोटल इस तरह से जमाएंगे हम तो कितने गुलाब आपके बच जाएंगे एक पंक्ति में, और उसके बाद कितने गुलाब आपके बच जाएंगे वो आपको निकालना है। तो सिंपल तरह से आप अगर सोचो इसे, तो आपको ओनली 1400 के आसपास जो स्क्वायर है वो निकालना है, क्योंकि स्क्वायर ही होता है आपका जिसमें आपकी रो भी समान होगी, कॉलम भी समान होगा, यानी कि दोनों में आपकी वैल्यू समान होगी। मान लो 16 आपका है टोटल फुल, तो आपके 4 रो में जम जाएंगे और 4 पंक्ति में जम जाएंगे, आपके 4 कॉलम में और 4 रो में हो जाएंगे, 4 ये से 4 ऐसे, इस तरह से आपका स्क्वायर ही निकलता है इस तरह से। ठीक है, तो आपको 1400 के आसपास स्क्वायर फाइंड करना है, किसका स्क्वायर आता है। तो आप देखोगे कि 1400 का स्क्वायर, आप 1400 के आसपास आपको स्क्वायर निकालना है, तो आप मान लो 40 का स्क्वायर करते हो तो आपका आता है 1600, 35 का स्क्वायर करते हो तो आपको मिलेगा 1225, ये इसका स्क्वायर होता है। तो अब 35 से ज़्यादा होगा, 40 से कम होगा, तो हम लेते हैं 37 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 37 × 37, 7 7 14, 21 42 और 4, 6 4 4, 3 3 4, 1369 आपको मिल रहा है। ठीक, ये आपका 37 का स्क्वायर है। 38 का करोगे तो ज़्यादा पहुंच जाएगा, 38 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 48, 48 और 6 आपका हो जाएगा 1494 हो जाएगा, जो कि आपका ज़्यादा हो जाएगा
1400 से, ठीक। तो आपका 37 का स्क्वायर यहाँ पे काम आ जाएगा। 37 का स्क्वायर आपका 1369, यानी कि 1369 जो फुल है आपके, यानी कि 37 इधर है, 37 इधर आपके जम जाएंगे, ठीक है। 37 आपकी पंक्तियाँ बन जाएगी और 37 आपकी रो बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपके टोटल 1369 फुल आपके जम जाएंगे। उसके बाद आपके बचे हुए फुल आपको निकालना है, तो 1400 में से इसको घटा देंगे, 1400 में घटाएंगे तो आपका आएगा 31, यानी कि 31 फुल बच जाएंगे आपके और 37 आपकी पंक्तियाँ बनेगी, ठीक है। तो गुलाब बच जाएंगे, ये आपको पहले दिया हुआ था, तो 31 आपके गुलाब बचेंगे और पंक्ति में गुलाबों की संख्या आपकी 37 रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 31 और 37, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको 1400 दिया हुआ था, गुलाबों की संख्या है, और आपको बोला गया कि पंक्ति और कॉलम में इस तरह से जमाना है कि दोनों तरफ बराबर रहे संख्या, और उसके बाद आपको फाइंड करना था कि कितने गुलाब आपको बच जाएंगे। तो एक तरह से हमें स्क्वायर निकालना है इसका गुलाबों की संख्या का, ठीक। 1400 के आसपास जो स्क्वायर है वो हमें निकालना है। तो हमने 40 का स्क्वायर किया 1600 आया, ये कि ज़्यादा है आपका 1400 से। 35 का स्क्वायर किया 1225 आया, ये भी आपका 1400 से कम है, तो आपको 1400 के आसपास निकालना है। तो आपका 37 का स्क्वायर हमने किया तो आपको मिला 1369, ठीक है। 1369 जो है आपका 1400 के बिल्कुल पास में है। तो ये 1369 जो गुलाब है ये आपके 37 रो और 37 कॉलम के हिसाब से जम जाएंगे, ठीक है। बाकी बचे आपके 31 गुलाब, ठीक। बाकी बचे गुलाब निकालना है, तो हम 1400 में से बाकी 1369 गुलाब जो बिछ गए हैं आपके वो घटा देंगे, तो आपका 31 जो आएगा ये बचे हुए गुलाब आ जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से बचे हुए गुलाब जो आपके है वो 31 है, और जो पंक्ति में गुलाबों की संख्या है वो 37 है। तो आपका आंसर हो जाएगा 31, 37, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है। 2 dice are rolled simultaneously, the probability that the product so found is an odd number is। आपको दिया हुआ है कि दो पासों को एक साथ लुढ़काया जाता है, प्राप्त होने वाला उत्पाद एक विषम संख्या है, तो इसकी प्रायिकता आपको बताना है, ठीक है। यानी कि आपको दो पासे दिए हुए हैं, दोनों पासों को एक साथ लुढ़काया गया है, और जो भी आपको वैल्यू मिलेगी उसके ऊपर उसका जो हम प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि उसका जो मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इसका जो प्रोडक्ट रहेगा वो ओड नंबर होना चाहिए, और ऐसे कितने आपके नंबर आएंगे इसकी आपको प्रायिकता निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखोगे इसके टोटल जो हो सकते हैं, टोटल जो आपकी वैल्यू हो सकती है कितनी हो सकती है ये आपको निकालना है पहले। तो प्रोडक्ट आपका कितना हो सकता है, दोनों डाइस पे जो भी वैल्यू है उसका प्रोडक्ट आपका टोटल कितना हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम मान लो इस डाइस पे आपको रुड़काया तो आपको 6 मिला, दूसरे डाइस पे भी आपको 6 मिला, मैक्सिमम तो यही मिल सकता है क्योंकि एक डाइस पे आपके टोटल 6 ही नंबर होते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको एक डाइस पे 6 मिल सकता है, दूसरे डाइस पे भी 6 मिल सकता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम 36 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा आपका नहीं होगा। आपका प्रोडक्ट चाहे मान लो एक पे 5 मिल रहा है, एक पे 6 मिल रहा है तो भी आपका 30 होगा, एक पे 4 मिल रहा है, एक पे 5 मिल रहा है तो भी आपका 20 होगा, यानी 36 से कभी ऊपर नहीं जाएगा। यानी कि एक डाइस पे आपको 6 मिला, दूसरे डाइस पे भी आपको 6 मिला, ये आपका 36 जो है ये आपका मैक्सिमम प्रायिकता है इसके नंबर आने की, ठीक है। चाहे वो विषम नंबर हो या चाहे सम नंबर हो, ये नंबर आने की जो टोटल प्रायिकता है वो 36 है। प्रायिकता में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल आपके जो भी प्रोबेबिलिटी होती है उसके लिए आपको जो फॉर्मूला होता है वो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको बोला कि विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछा गया आपसे, तो ऊपर आएगा आपका विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता और नीचे आएगा टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रायिकता, ठीक है। यानी कि ऑड नंबर मिलने की आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी ऊपर आएगी और टोटल जो प्रोबेबिलिटी है आपकी पूरी ओवरऑल वो आपकी नीचे आएगी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो हम सबसे पहले हमने टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल ली कि टोटल ओवरऑल जो आपका आएगा वो कितना आ सकता है, तो 36 आपका आ गया है। अब आपको ऊपर वाली वैल्यू निकालना है, ऊपर वाली वैल्यू कितनी मिलेगी आपको बोला गया कि विषम संख्या आनी चाहिए दोनों का प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं, एक बार अच्छे से इसको समझते हैं। जैसे कि आपने दो पासे लुढ़काए है, तो मान लो आपको पहले पासे पे 1 मिला और दूसरे पासे पे आपको भी वापस से 1 मिला, तो आपका 1 × 1 जब करेंगे हम, क्योंकि आपको दिया हुआ है प्रोडक्ट करना है उसके बाद आपको जो भी मिलेगा, तो आपको 1 मिला, यानी कि ये आपकी ओड वाली प्रोबेबिलिटी हो गई 1, ठीक है, पहले नंबर की। अब दूसरे नंबर देखते हैं कि मान लो पहले पासे पे आपको 1 मिला, दूसरे पे 2 मिला, तो आपको 2 मिली है, तो ये तो आपकी इवन है, यानी कि ये वाला आपका नहीं होगा, यानी कि दूसरा आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 और 2 आपका प्रोडक्ट 2 हो गया, 1 और 3 में आपका प्रोडक्ट 3 रहेगा। तो हम डायरेक्टली देख लेते हैं इसे। आप जब 1 × 1 करोगे तो आपको प्रोडक्ट ओड मिलेगा, यानी कि आपका 1 और 1 आपकी एक प्रोबेबिलिटी हो गई। 1 और 2 करोगे तो आपको 2 मिलेगा, जो कि आपकी विषम संख्या नहीं है, सम है, तो वो आपका नहीं होगा। 1 और 3 करेंगे तो आपको विषम मिलेगा, 1 और 5 पे भी आपको विषम मिलेगा। उसके बाद
2 और 1 करें, 2 के साथ जिसका भी इंटू करेंगे आपको इवन ही मिलने वाला है। 2 हम नहीं लेंगे, हम 3 लेंगे। 3 के साथ 1 का मिलेगा, 3 के साथ 3 का मिलेगा और 3 के साथ 5 का मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से आपका 4 का भी नहीं होगा तो हम 5 का लेंगे। 5 के साथ 1, 5 के साथ 3 और 5 के साथ 5। ठीक है, तो इसके अलावा 6 लेंगे तो 6 में भी आपका इवन ही मिलेगा, क्योंकि आपका किसी भी संख्या में अगर इवन संख्या से आप 8 इंटू करोगे तो आपका इवन नंबर ही मिलता है हर बार। ठीक, तो आपकी टोटल 9 प्रोबेबिलिटी मिलेगी जो कि विषम संख्या रहेगी। इनका प्रोडक्ट भी आपका विषम रहेगा। 1 इंटू 1 1 रहेगा जो कि विषम है। 5 इंटू 3 आपका 15 रहेगा जो कि विषम है। तो यही आपको देखना था कि टोटल विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी रहेगी। टोटल कितनी आ रही है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल 9 आपको प्रोबेबिलिटी मिली और टोटल आपकी जो प्रोबेबिलिटी है आने की प्रोडक्ट की वो कितनी है 36 है, यानी कि आपका आएगा 9/36। ये टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जब इसको कट करेंगे हम तो 9 4 जा 36 हो जाएगा, यानी कि 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझ लो। आपको बोला गया था कि 2 पासे एक साथ उड़काए गए हैं और उसमें से विषम संख्या उनके प्रोडक्ट की, दोनों पासों में जो नंबर आए उनका हमें प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना है उसे, और उसका जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आपकी विषम होना चाहिए, यानी कि ओड नंबर होना चाहिए वो भी। तो वो ऐसे कितने नंबर आ सकते हैं। ठीक है, इसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल निकालेंगे कि टोटल आपके प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आ सकता है। मैक्सिमम मान लो एक पैसे पे आपका रुड़काने पे 6 आया और दूसरे पास में भी आपका 6 आ गया, इससे ज़्यादा नंबर आपका आ नहीं सकता। एक पासे पे टोटल 6 ही होते हैं तो 6 आपका दोनों पे आ गया, तो आपकी यही टोटल मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगी, यानी कि आपका इन दोनों का प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन में प्रोडक्ट बोला गया है कि प्रोडक्ट करना है आपको। तो इस दोनों का प्रोडक्ट हम कर लेंगे तो आपको मैक्सिमम जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 36 ही मिलने वाला है। ठीक है, मैक्सिमम आप 36 ही ले जा सकते हो, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये आपका टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो 36 आ गई। अब आपको जो प्राप्त होने वाली प्रोबेबिलिटी है आपकी, तो वो आपको निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेते कि पहले पासे पे आपका 1 आया और दूसरे पासे पे भी 1 आ गया, इनका प्रोडक्ट किया तो आपका 1 मिला, यानी कि ये भी ओड नंबर है आपका। ठीक, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बन जाएगी। दूसरी लेते हैं, हम 1 के साथ 2 ले लेते हैं, तो ये 2 आ गया, ये तो आपका इवन नंबर है। आपको बोला गया था क्वेश्चन में कि आपका ओड नंबर होना चाहिए ओनली, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी। ऐसे ही 1 4 1 6 ये आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगी, पर 1 3 और 1 5 आपकी बन जाएगी। इस तरह से हमने टोटल नंबर निकाल लिए। 1 के साथ 3 वैल्यू बनेगी, 3 के साथ 3 बनेगी और 5 के साथ 3 बनेगी। ठीक है, इस तरह से टोटल आपकी 9 प्रोबेबिलिटी बन जाएगी और 9 आपकी प्राप्त होने वाली प्रोबेबिलिटी है, और ये जो 36 आपकी टोटल प्रायिकता है, टोटल प्रोबेबिलिटी इतनी है। ठीक, तो आपका 9/36 हो जाएगा, जिसको हम कट करेंगे तो 1/4 आपका मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा 9/6 यानी कि 1/4, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द अदर साइड्स द ट्राइंगल इज। आपको दिया गया है कि जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें कर्ण का वर्ग जो है वो अन्य दो भुजाओं के गुणनफल का दुगना है। तो आपको बोला गया कि त्रिभुज कौन सा होगा। आप ये तो जानते हो कि ये समकोण त्रिभुज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, पर आपको बोला गया है कि जो हाइपोटेनस है, जो कर्ण है आपका, उसका स्क्वायर आपका अन्य दो भुजाएं जो ये है और ये वाली है, इसके प्रोडक्ट का डबल है। यानी कि मान लो हम ये भुजा मान लेते हैं आपकी ए और बी, ये वाली ए हो जाती है, ये वाली बी हो जाती है, तो इनका जो प्रोडक्ट यानी कि आपको कर्ण का स्क्वायर दिया हुआ है, हाइपोटेनस का स्क्वायर आपको दिया हुआ है, ये अन्य दो भुजाओं के गुणनफल का दुगना है। तो अन्य दो भुजाओं का गुणनफल ए इंटू बी और इसका आपको दुगना दिया हुआ है। ठीक, तो ये आपका इसका दुगना हो जाएगा, यानी कि आपको एक तरह से एच स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 2ab। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें आपका पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। आपको इसको सॉल्व करने के लिए हमें त्रिभुज निकालना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्ट ट्रिक से करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि किसी त्रिभुज में अगर आपका कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के प्रोडक्ट का डबल होता है तो आपका समद्विबाहु त्रिभुज होता है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ये। ठीक है, ये आपकी एक थ्योरम होती है। आपको पता होना चाहिए कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो अन्य दो भुजाओं के प्रोडक्ट का अगर डबल है उसका वैल्यू, तो आपका आंसर समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा। वो त्रिभुज जो रहेगा वो समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा आपका। पर इसे आपको प्रूफ करने के लिए मैं सोल्व करवा रहा हूँ। आपको जो क्वेश्चन में दिया गया था वो हमने लिखा और एच स्क्वायर की वैल्यू आपकी 2ab आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस चित्र में आपका पाइथागोरस थ्योरम लगाने आपको। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, ये आपका एच है यहाँ पे। ठीक, कर्ण का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर हो जाएगा आपका, और अन्य दो भुजाओं का स्क्वायर होता है यानी कि लंब का स्क्वायर आपका ए का स्क्वायर हो जाएगा और बी का स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे 2ab, बाकी आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसा का वैसा रहेगा। ये क्या करेंगे, हम 2ab को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे 0 बच जाएगा। ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2ab उधर जाएगा तो माइनस का 2ab हो जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0 दिया हुआ है आपको। स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो आपका a माइनस बी बराबर 0 आ जाएगा, और जब b को उधर लेके जाएंगे तो आपका a बराबर b आ जाएगा। इससे आपको क्या पता चला कि ये आपकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, a के बराबर आपका b दिया हुआ है तो ये वाली भुजा आपकी इस वाली भुजा के बराबर है। तो त्रिभुज में कब होता है कि जब दो भुजाएं आपकी बराबर हो, यानी कि ये h दिया हुआ है आपको, ये a और b दिया हुआ है, यानी कि दो भुजाएं आपकी बराबर है, तो ये कौन सा ट्रायंगल होता है आपका, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आप डायरेक्ट भी इसे कर सकते हो, अगर जिसको डायरेक्ट नहीं आता हो उसने बेसिक तरीका समझ लिया, और अब डायरेक्ट आपको याद रखना है ये सब चीज़ें। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि एक त्रिभुज दिया हुआ है समकोण त्रिभुज, उसमें कर्ण का जो स्क्वायर है आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर वो अन्य दो भुजाओं के प्रोडक्ट का डबल है। ठीक, तो हमने जो जो दिया हुआ था वो लिख लिया कि भैया आपका कर्ण का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर दिया हुआ है, अन्य दो भुजाएं जो हमने ए और बी मानी है उसका प्रोडक्ट यानी कि a इंटू बी और उसका डबल यानी कि 2ab, ये आपका हो गया एच स्क्वायर बराबर 2ab। ठीक, अब हमने क्या किया, इस चित्र में आपका पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, आपकी कर्ण का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर बराबर आपका लंब यानी कि ए का स्क्वायर और आधार यानी कि बी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आपका बेस का स्क्वायर, ये हो गया। अब आपको क्वेश्चन में एच स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 2ab, तो ये 2ab हमने रख दिया, बाकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसा का वैसा। 2ab को उधर लेके गए तो माइनस का हो जाएगा, और ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो आपका 0 हो जाएगा और a माइनस बी बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से b को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का b इधर प्लस का हो जाएगा, तो a बराबर b आ जाएगा। यहाँ से आपको क्या पता चला कि ये वाली जो भुजा है आपकी, जिसको हमने a माना था, और ये वाली भुजा है जो b है ये माना था, ये दोनों आपके आपस में बराबर है, क्योंकि आपका a की वैल्यू b के बराबर है, यानी कि जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू आपकी इसकी रहेगी, तो आपका ये दोनों वैल्यू बराबर है। तो त्रिभुज में दो भुजाएं कब बराबर होती है, जब वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो कि जो कर्ण का किसी त्रिभुज में मान लिया आपको दिया गया है कि समकोण त्रिभुज है, उसमें आपको कर्ण का स्क्वायर आपको दिया हुआ है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो अन्य दो भुजाओं के डबल के प्रोडक्ट के बराबर है, तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, डायरेक्टली भी आप याद कर सकते हो इसे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको, ABCD इज अ रेक्टेंगुलर इफ AB plus BC equal to 14 cm and AC plus BD equal to 20 cm, then the length of BC of the rectangle is। आपसे बोला गया है कि ABCD एक आयत है, AB और BC का जो योग दिया हुआ है आपको 14 दिया हुआ है, और AC और BD का जो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। हम बना लेते हैं एक आयत बना लेते हैं एक, इसमें आपको दिया हुआ है ABC और D। AB प्लस BC की वैल्यू दी हुई है आपको 14, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दी हुई है आपको 14। ठीक है, और AC और BD आपके डायगोनल हो जाएंगे, ये AC और ये BD। AC और BD की वैल्यू दी हुई है आपको 20। ठीक है, तो अब आपको पता है कि आयत के जो डायगोनल होते हैं वो सेम होते हैं, यानी कि जो इसके विकर्ण होते हैं आयत में वो दोनों समान होते हैं। तो आपको टोटल 20 दिया हुआ, तो ये भी आपका 10 हो जाएगा और ये भी आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि AC बराबर 10 हो जाएगा और BD बराबर भी आपका 10 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आयत में आपके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। अब आपको पूछा गया है कि BC की लंबाई आपको बताना है। ठीक, तो BC की लंबाई आपको पूछा गया है इसमें, तो हम क्या करेंगे, ये एक त्रिभुज ले लेंगे आपका ABC। ठीक, ABC आपका त्रिभुज ले लिया, इसमें आपको AC की वैल्यू पता है 10 और बाकी AC और BC की वैल्यू पता है आपको 14, दोनों का योग पता है आपको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस में आपका AC का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। तो आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल आपकी 100 आ जाएगी, और ये हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपकी 100 आ गई। ठीक है, और आपको एक और चीज़ पता है, आपको AB प्लस BC इक्वल टू 14 दिया हुआ है, तो आपको इन दोनों को लेके चलना है और सोल्व करना है आपको। अब क्या पता है, AB प्लस BC इक्वल टू 14 और AB का स्क्वायर
प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू 100 आपको दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, ऑप्शन से वैल्यू उठानी है और सेटिस्फाई करवानी है। आपको यहाँ BC की लंबाई बोला गया है, तो BC की लंबाई मान लेते हैं हम, ऑप्शन नंबर ए लेते हैं कि 9 है। BC की लंबाई अगर 9 है तो AB की लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी आपकी। अब ये वाली आपकी फर्स्ट इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रही है, पर सेकंड इक्वेशन में देखते हैं सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, या ये आपका 81 प्लस 25 करेंगे तो आपका 100 से ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये वाला आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो आपकी ये वाली वैल्यू नहीं रहेगी। 5 भी नहीं रहेगी कि 5 से भी आपका 9 ही मिलने वाला है, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, 8 हम लेते हैं, आपकी BC की लंबाई 8 लेते हैं, तो आपकी AC की लंबाई हो जाएगी आपकी 6। ये आपका फर्स्ट में सेटिस्फाई होगा, सेकंड में चेक करते हैं, सेकंड में 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ये आपका 100 मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि इसका BC की जो लंबाई है वो आपकी 8 आ जाएगी ऑप्शन से। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको एक आयत दिया हुआ था, उसमें AB प्लस BC आपको 14 दिया हुआ था, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का आपको योग दिया हुआ था 14, और AC प्लस BD यानी कि आपके डायगोनल दिए हुए थे, ये AC और ये BD आपको दिया हुआ था, इसका योग दिया हुआ था आपको 20। ठीक, ये आपको दिया हुआ था। अब क्या करना है, ये जो आयत होता है, आपका आयत के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ये वाली जो विकर्ण, ये वाला विकर्ण दोनों बराबर होंगे। तो आपके जो 20 है ये आपके 10 में, यानी कि 2 बार में टूट जाएंगे ये, कि आपके AC भी 10 हो जाएगा और BD भी आपका 10 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज ले लेंगे आपका ABC में आपका पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, AC कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर हो जाएगा आपका, यानी कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा AC की वैल्यू, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC की वैल्यू आपकी 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, बाकी ये AC कैसे रखा जाएगी, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ये वाली इक्वेशन आपको एक तो ये दी हुई है और एक ये दी हुई, टोटल 2 इक्वेशन आपको मिल गई है। इनको सोल्व करना है आपको। आप चाहो तो डायरेक्टली इसे सोल्व कर सकते हैं, फिर आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। तो हम डायरेक्टली ऑप्शन से चेक करेंगे। ऑप्शन में आपका 9 रखेंगे तो आपका सेटिस्फाई नहीं होगा, और 5 का भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन जब 8 रखोगे आप तो इसको सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित में से किसके वर्ग के अंत में 4 नहीं आता है, यानी कि जो वैल्यू दी हुई है आपको, इनमें आपका स्क्वायर करना है और लास्ट में चेक करना है कि 4 आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसकी यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 8 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और चेक करेंगे किसके लास्ट में 4 नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट का जो स्क्वायर रहेगा वही आपका टोटल जो वैल्यू रहेगी उसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा, तो वही वाली वैल्यू रहेगी। ठीक, 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, 8 का स्क्वायर 64 यानी कि 4 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 2 की पावर 4 यानी कि ये आपका मिलेगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 आएगा आपका। 2 की पावर 2 करना है हमें, यहाँ पे स्क्वायर करना है, यहाँ 4 नहीं करना है। 2 की पावर 2 करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, ये भी आपका मिल रहा है, और ये आपका 36 आएगा, यानी कि यहाँ पे आपका 6 आ रहा है लास्ट में, तो ये आपका आंसर नहीं रहेगा। ठीक है, 1237 इसका आंसर हो जाएगा, जिसके अंत में आपका 4 नहीं मिलेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, स्क्वायर करना था, यूनिट डिजिट का आंसर आ जाता है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स पासेस थ्रू द ओरिजिन, यानी कि हमने बताना है कि जो कौन सी रेखा है वो मूल बिंदु से होकर गुजरेगी, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि मूल बिंदु के जो पॉइंट होते हैं वो आपकी 0 0 होते हैं। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे पुट करना है x और y की जगह 0 0, अगर जिसका भी आपका सेटिस्फाई हो जाता है तो वही आपके मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। ऑप्शन नंबर ए में जब हम 0 0 0 रखेंगे तो आपका 0 - 0 यानी कि 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप रख के देख लो, ये आपका सेटिस्फाई नहीं होने वाला है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि जो ये रेखा है 2x - 3y = 0, ये आपका मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो मूल बिंदु 0 0 आपको रख लेना है, जिसमें भी आपका सेटिस्फाई हो जाएगा वो आपका आंसर रहेगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है आपको, इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 21 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल देन द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण जो है वो सबसे छोटे कोण के दुगने से 21 डिग्री कम है, तब समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण की माप आपसे बोला गया है, पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बना लेंगे। एक पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम बना लेंगे, ये आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको बोला गया कि एक कोण दूसरे कोण से 21 डिग्री कम है, दूसरे कोण के दुगने से 21 डिग्री कम है, यानी कि आपका एक कोण मान लेते हैं हम x है, वो दूसरे के दुगने से 21 डिग्री कम है, यानी कि दूसरे का दुगना कर दिया हमने, उसका 21 डिग्री कम है ये। ठीक है,
उसका 21 डिग्री कम रहेगा। तो यानी कि बड़ा कोण आपका यही रहेगा और छोटा कोण मान लो y है तो वो आपका x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि छोटा कोण हम x मान के चलेंगे। एक बार फिर से समझ लो आप, क्वेश्चन में बोला गया था कि एक कोण मान लेते हम a है, वो आप x मान लो। तो आपको बोला गया कि जो एक कोण है, यानी कि ये आपका दूसरा कोण b मान लिया हमने, ये जो एक कोण है आपका ये वाला b कोण है। ठीक, ये आपका सबसे छोटे कोण, यानी कि सबसे छोटा कोण आपका a ही है, ये x के दुगने से 21 डिग्री कम है, ये आपका बन जाएगा। यानी कि आपकी कोण a की वैल्यू x रहेगी और कोण b की वैल्यू 2x - 21 रहेगी। ठीक है, सबसे छोटा कोण आपका a रहेगा, सबसे बड़ा कोण आपका b रहेगा। ठीक, तो इस तरह से जम जाएगा। अब समांतर चतुर्भुज में आपको पता होना चाहिए टोटल 4 कोण होते हैं और 2 कंडीशन होती है इसमें। जो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि ये भी आपका x है तो ये भी आपका x रहेगा। ठीक, और ये अगर y है तो ये भी आपका y रहेगा। आपके सामने सामने के जो कोण होते हैं वो आपके समान होते हैं। ठीक है, यानी कि आपका a b c d ये पैरेललोग्राम मान लो, तो कोण a और कोण c आपका बराबर रहेगा और कोण b और कोण d आपका बराबर रहेगा। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि जो एक कोण है वो दूसरे कोण के दुगने से 21 डिग्री कम है। तो मान लिया जाए कि ये आपका कोण x है आपका a, तो y की वैल्यू आपकी 2x - 21 रहेगी। ठीक, आपको चलो a b मान लेते हैं, यहाँ पे a b मान लेते हैं, ये a है और ये b आपको दिया हुआ है, यानी कि a की वैल्यू आपकी x है और b की वैल्यू आपकी 2x - 21 डिग्री हो जाएगी। ठीक, इसके अलावा आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि जो समांतर चतुर्भुज होता है, जो पैरेललोग्राम होता है आपका, उसमें पास पास के जो कोण होते हैं, जैसे कि ये कोण a है और ये कोण b है, ये दोनों कोणों का जो योग होता है वो आपको 180 डिग्री होता है। यानी कि कोण a प्लस कोण b की जो वैल्यू होगी आपकी 180 डिग्री होगी। ठीक, आप ये वाले कोण ले लो या फिर ये कोण a और कोण d ले लो, तो यहाँ पे भी आपका कोण a प्लस कोण b आपका 180 डिग्री होगा। ठीक, अब यहाँ पे कोण a की वैल्यू हम रख देंगे x और कोण b की वैल्यू रख देंगे 2x - 21। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपका 3x हो जाएगा, 21 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा आपका, तो 180 + 21 हो जाएगा आपका 1201। ये आपका आ जाएगा। ठीक है, 180 में जब 21 जोड़ेंगे तो आपका 201 आ जाएगा और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 जो है अपन में पहुँच जाएगा, 3 × 6 = 18, 321 67 आ जाएगा आपका x की वैल्यू। ठीक है, यानी कि छोटे कोण की वैल्यू आपकी x आ गई है। तो आपको पूछा गया था बड़े कोण की माप आपको बताना है, तो यहाँ पे हम 2 × 67 - 21 कर देंगे, इसमें x की वैल्यू रख देंगे b में। तो ये आपका आ जाएगा 2 × 14 = 4 हासिल, 1 2 12 134 - 21। तो इसको जब माइनस करेंगे तो आपका 311, यानी कि 133 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 113 आ जाएगी आपकी बड़े कोण की वैल्यू और छोटे कोण की आपकी 67 आ जाएगी। ठीक है, तो आपको दिया गया था क्वेश्चन में कि समांतर चतुर्भुज दिया हुआ था और उसमें एक कोण की माप जो है वो दूसरे कोण के दुगने से 21 डिग्री कम है, ये आपको दिया गया था। हमने मान लिया कि छोटा कोण जो है वो x है, बड़ा कोण आपका हो जाएगा x का डबल, यानी कि 2x - 21, जो जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, तो आपके दोनों कोण आ गए। आपको पता है पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है कि इसमें आमने सामने के जो कोण होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं, यानी कि ये कोण a है तो ये भी कोण आपका a ही रहेगा, ये b है तो ये भी आपका b रहेगा। और दूसरी कंडीशन होती है आपके जो पास पास के जो कोण होते हैं, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, यानी कि a और b या फिर a और d कोई सा भी ले लो आप, तो इनके जो कोणों का योग होगा वो आपका 180 डिग्री होगा, यानी कि कोण a प्लस कोण b आपका 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे आपने कोण a की वैल्यू रख ली और यहाँ पे कोण b की वैल्यू रख दी, ये आपने वैल्यू रख दी तो यहाँ पे 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आपकी x की वैल्यू 67 आ जाएगी और 67 आपकी x की वैल्यू आ गई, तो ये कोण b में आप रख दो इसे, तो इससे आपका b की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि बड़े कोण की वैल्यू आ जाएगी। ये कोण a और एक कोण b है। ठीक, तो कोण b की वैल्यू आपकी यहाँ से 113 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है आपको, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज 25 डिग्री मोर देन एंगल A एंड एंगल C इज 5% मोर देन 4 टाइम्स एंगल A, द बिगेस्ट एंगल इज। आपको बोला गया है कि त्रिभुज ABC में कोण B कोण A से 25 डिग्री अधिक है तथा कोण C कोण A के 4 गुना से 5 डिग्री अधिक है, तो सबसे बड़ा आपको कोण बताना है। ठीक, तो आपको जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे कि आपको दिया हुआ है कोण B जो है वो कोण A से 25 डिग्री अधिक है, यानी कि कोण B की वैल्यू हो जाएगी आपकी कोण A प्लस 25 डिग्री, जो आपको दिया हुआ है वो लिख लिया हमने। दूसरे स्टेप में दिया आपको कोण C कोण A के 4 गुना से 5 डिग्री अधिक है। कोण C की जो वैल्यू है वो कोण A के 4 गुना से, यानी कि इसका हमें 4 टाइम्स करना है, कोण A का आपका 4 गुना हो जाएगा, कोण A के 4 गुना से
5 डिग्री अधिक है। ठीक, तो आपको कोण बी और कोण सी की वैल्यू पता चल गई है। आपको पता है एक फॉर्मूला, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। कोण ए की वैल्यू आपको नहीं पता है, कोण बी की वैल्यू पता है आपको, कोण ए प्लस 25 डिग्री, कोण सी की वैल्यू है आपको 4 टाइम्स कोण ए प्लस 5 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री आपको दिया हुआ है। ठीक, कोण ए प्लस 4 टाइम्स कोण ए, यानी 4 और एक 5 और एक 6 कोण ए हो जाएगा। जब जोड़ेंगे इसे तो ये 25 और 5 30 हो जाएगा, और 30 आपका उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि ये 150 डिग्री हो जाएगा और ये 6 कोण ए हो जाएगा। कोण ए की वैल्यू आएगी कि 150 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 6 से 2 जा 12, 3 बचा तो आपका हो जाएगा 30, तो 6 5 जा 30, यानी कि कोण ए की वैल्यू आपकी 25 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हमें सबसे बड़ा कोण निकालना है। सबसे बड़ा कोण आपका पहले बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी की वैल्यू 25 प्लस 25 50 हो जाएगी। यहाँ पे भी कोण ए की वैल्यू रखेंगे तो 25 इंटू 4 यानी कि 100 और प्लस 5 यानी कि 105 डिग्री हो जाएगी। तो सबसे बड़ा कोण आपको पता लगाना है इन तीनों में से कौन सा है, तो आप देखोगे 105 यानी कि कोण सी आपका सबसे बड़ा है, तो कोण सी आपका सबसे बड़ा रह जाएगा 105, आपका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको दिया गया था एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसमें आपको कोण बी और कोण ए के बारे में संबंध दिया हुआ है, कोण सी और कोण ए के बारे में संबंध दिया हुआ है। तो कोण बी के बारे में आपको बताया गया कि कोण बी जो है वो कोण ए से 25 डिग्री अधिक है, तो हमने लिख लिया। कोण सी जो है वो कोण ए के 4 गुना से 5 डिग्री अधिक है, ये भी हमने लिख लिया। यहाँ से आपको कोण बी और कोण सी की वैल्यू आपको पता चल गई, तो यहाँ पे हमने आपका वो लगा दिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी की वैल्यू आपकी 180 डिग्री हो जाएगी। यहाँ पे कोण ए की वैल्यू वही है, कोण बी की वैल्यू कोण बी की वैल्यू आपकी एंगल ए प्लस 25, कोण सी की वैल्यू आपकी 4 एंगल ए प्लस 5 डिग्री हो जाएगी। यहाँ से आपको कोण ए आपको जोड़ेंगे तो 6 कोण ए हो जाएगा, और ये आपका उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 150 हो जाएगा। 6 का डिवाइड कर देना 25 हो जाएगा कोण ए की वैल्यू। कोण ए की वैल्यू कोण बी और कोण सी में रख के देख लेंगे, आपका जो भी एंगल सबसे बड़ा है वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है आपको, इफ द डिफरेंस ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 48 देन द लार्जर एंगल इज। यदि दो संपूरक कोणों का अंतर आपको 48 दिया हुआ तो बड़ा कोण आपको बताना है। आपको पता होना चाहिए इसके पहले कि आपके सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। ठीक है, दोनों एंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए, संपूरक और पूरक। तो सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं इनके आपके कोणों का जो योग होता है वो होता है आपका 180 डिग्री। ठीक है, जो आपके सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनके कोणों का योग होता है आपका 180 डिग्री, और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं ये संपूरक कोण है, और जो पूरक कोण होते हैं उनके कोणों का योग होता है आपका 90 डिग्री। ठीक, तो आपको दोनों वैल्यू पता होना चाहिए। आपसे एग्जाम में एक बार पूरक कोण पूछा था और इस बार संपूरक कोण पूछ लिया है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें आपको संपूरक कोण दिया हुआ है, संपूरक कोण की वैल्यू वाली अपन लेके चलेंगे। ये पूरक वाला कोण आपको याद रखना है। संपूरक में दोनों कोणों का जो अंतर दिया आपको 48 दिया हुआ है, यानी कि कोण ए माइनस कोण बी 48 दिया हुआ है, और कोण ए प्लस कोण बी आपको पता है 180 डिग्री होता है। इन दोनों को हमें सोल्व करना है, तो यहाँ से ये जोड़ेंगे तो 2 कोण ए हो जाएगा आपका, और ये 180 प्लस 48 आपका मिलके हो जाएगा 228। तो कोण ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 114 डिग्री। ये कोण ए की वैल्यू आप इसमें रखोगे तो आपको मिलेगा 114 माइनस कोण बी इक्वल टू 48। तो 114 माइनस 48 हो जाएगा बराबर कोण बी हो जाएगा। तो कोण बी की वैल्यू आपकी यहाँ से आएगी 6 और 6 यानी कि 66 आ जाएगी यहाँ से आपकी कोण बी की वैल्यू। ठीक, तो आप बताओ कौन सा कोण बड़ा है, तो कोण ए आपका बड़ा है जिसकी वैल्यू की 114 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको संपूरक कोणों के बारे में दिया हुआ है, इसका अंतर दिया 48, तो आपको पता है कि संपूरक कोणों के योग का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। इनका जो अंतर दिया आपको 48 दिया हुआ है। दोनों को हमें सोल्व करना है। कोण ए की वैल्यू आपकी 114 आ जाएगी और कोण बी की वैल्यू आपकी 66 आ जाएगी। तो आपका कोण ए बड़ा है कि 114 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसमें आपको दिया 1/2 की पावर 3 माइनस 3 दिया हुआ है आपको, तो इसे हम सोल्व करते हैं। गाइज आपको एक बात बता दूं इसके पहले में कि मैंने मैथ्स की जो डिटेल्स से क्लास की बोला था आपसे वो स्टार्ट कर दी है, थ्योरी क्लासेस। तो वहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक ही स्टार्ट किया है मैं सबसे पहले। तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से बताए हुए हैं, तो आप वो वीडियो भी देख लेना। और
जिनको बिल्कुल बेसिक से मैथ्स पढ़ना है अच्छे से, तो वो वीडियो देख सकता है, ठीक है। और ये आपका धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे इस वीडियो में, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो वीडियो, तो आप देखना उसे। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1/2 की पावर 3। वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि जब माइनस में पावर होती है तो इसको उल्टा कर देता है, यानी कि 1/2 दिया हुआ है, इसको 2/1 कर दो, इसकी पावर +3 हो जाएगी, ठीक। और ये 2 × 27 दिया हुआ है, 27 की पावर 1/3 दी हुई है, यहाँ तो 3 का क्यूब होता है 27, 1/3 वैसा का वैसा। और यहाँ 2 की पावर 0 है, तो 2 की पावर 0 आपकी हमेशा 1 होती है, ठीक है। उस वीडियो में मैंने बताया है आपको। और प्लस दिया हुआ है आपको 4/9, 4/9 जो होता है ये 2/3 का होल स्क्वायर होता है, 2/3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, इसकी पावर आपकी 1/2 दी हुई है, तो यहाँ पे आपका 2/1 यानी कि 2 की पावर 3 दी हुई है, तो ये 8 हो जाएगा आपका। यहाँ पे 2 वैसा का वैसा रहेगा, 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में 1/3 दिया हुआ, तो ये 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, पावर की पावर में 3 बचेगा यहाँ से, प्लस आपका बचेगा 2/3 की पावर 2 और ये 1/2 दी हुई, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 2/3, ठीक है। और यहाँ पे 8 - 6 हो जाएगा, यानी कि आपका 2 बचेगा यहाँ से, 2 + 2/3, तो 3 × 2 = 6 + 2 8/3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, 16 नंबर का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। आपको मैंने इसके वीडियो स्टार्ट कर दिए बनाना आपके थ्योरी क्लासेस के, तो आप वो भी आप देखना स्टार्ट कर दो, उससे भी आपकी जेल प्रहरी की एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे और बाकी अदर एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे वो, ठीक है। सभी एग्जाम आपको वहाँ पे कवर की जाएगी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है आपको, द लेंथ ऑफ ए बॉक्स इज थ्राइस इट्स ब्रीथ एंड इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, इफ इट्स लिटरल सरफेस एरिया इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स वॉल्यूम इज। आपको बोला गया कि एक बॉक्स की जो लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुना है और उसकी ऊंचाई आपको 8 सेंटीमीटर दी हुई है। इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आपको वॉल्यूम पूछा हुआ है, यानी कि आयतन पूछा हुआ है, ठीक है। तो जो लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुनी है, तो हम चौड़ाई मान लेते हैं, इसकी जो ब्रेड्थ है वो आपकी x मान लेते हैं, तो इसकी जो लेंथ आएगी वो इसकी कितनी 3 गुनी है, तो 3x हो जाएगी, यानी कि ये ब्रेड्थ हमने x मान ली, तो इसकी जो लंबाई है वो 3x हो जाएगी, क्योंकि आपको बोला गया कि जो चौड़ाई है वो लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुना है, तो लंबाई 3x और चौड़ाई x दिया हुआ है। और हाइट आपको दी हुई है क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जो वो क्यूबॉइड होता है उसका लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है, क्योंकि ये तीनों जो वैल्यू है आपकी वो अलग अलग दी हुई है, तो ये आपका क्यूब नहीं बनेगा, आपका क्यूबॉइड बनेगा, यानी कि घनाभ बनेगा ये, ठीक है। तो घनाभ का आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए, यानी कि क्यूबॉइड का लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो इसका लिटरल सरफेस एरिया होता है आपका लिटरल सरफेस एरिया आपका होता है 2L + B × H, ये होता है इसका लिटरल सरफेस एरिया। आपको लिटरल सरफेस एरिया 256 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2L की वैल्यू आपकी 3x है, ब्रेड्थ की x है और हाइट आपको 8 दी हुई है। 8 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये आपका आएगा 32 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है। 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा 16 आ जाएगा, तो 16 की वैल्यू आपकी 3x + x यानी कि 4x हो जाएगी, 4 से 4 टाइम्स में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि आपकी ब्रेड्थ 4 आ जाएगी और ये आपकी लंबाई 12 आ जाएगी और ऊंचाई आपको दी हुई है 8, यानी कि ब्रेड्थ आपकी 4, लेंथ आपकी 12 और हाइट आपकी 8। अब आपको क्या निकालना है, इसका क्यूबॉइड का आयतन निकालना है। आपको वॉल्यूम पूछा गया है इसका, तो वॉल्यूम आपको निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपका L × B × H, ये आपका क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है। L आपको दिया हुआ है 12, ब्रेड्थ दी हुई है आपको 4 और हाइट दी हुई है 8। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग दी हुई है, तो हम यूनिट डिजिट निकालेंगे सबसे पहले। 8 × 4 = 32 के 2, 2 × 2 = 4, यानी कि 4 इसकी यूनिट डिजिट आएगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में आपको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक लगाना है, क्योंकि ये आपका टाइम बच जाएगा यहाँ से। जब आपको पता है कि सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग दी हुई, तो हम यहाँ पे ओनली यूनिट डिजिट निकालेंगे, पूरा मल्टीप्लाई करने नहीं बैठेंगे। तो 2 × 4 = 8, 8 × 8 = 64, यानी कि इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में ही आपका यूनिट डिजिट 4 दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको दिया गया था कि इसकी जो चौड़ाई है, जो लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुना दी हुई है, यानी कि अपने ब्रेड्थ मान ली x है तो इसकी लंबाई 3x हो जाएगी, ठीक। ऊंचाई आपको दी हुई है 8। अब हमें लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है 2L + B × H, ये आपका क्यूबॉइड का होता है, ठीक है। क्यूबॉइड का लिटरल सरफेस एरिया होता है आपका 2L + B × H, तो ये 256 आपको लिटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है। 2 × L की वैल्यू की 3x + ब्रेड्थ की वैल्यू x ×
एच की वैल्यू आपकी 8 हो जाएगी। 8 से इसको कट करेंगे 32 टाइम्स में, 2 से कट करेंगे 16 टाइम्स में, और 16 की वैल्यू हो जाएगी 3 + 1 यानी कि 4x हो जाएगा। तो 4 से इसको कट करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। x की वैल्यू 4 हो जाएगी तो आपकी ब्रेड्थ निकल जाएगी, हाइट और लेंथ निकल जाएगी। ब्रेड्थ आपकी 4, लेंथ आपकी 12 और हाइट आपको दी हुई थी 8। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपका L × B × H। L की वैल्यू 12, B की वैल्यू आपकी 4 और H की वैल्यू 8। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यूनिट डिजिट आपका 4 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आपका यूनिट डिजिट से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया हुआ है, इफ द पोलिनोमियल ये दिया हुआ है आपको, एंड दिस लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2 देन द वैल्यू ऑफ x। आपको बोला गया कि जब x - 2 से इसको और इस पोलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है तो आपका जो रिमाइंडर होता है वो समान होता है। ठीक है, यानी कि सेम होता है रिमाइंडर। आपको दिया गया है कि जो बहुपद ये वाला है और ये वाला है, इसको जब x - 2 से विभाजित करेंगे अपन तो इसका जो शेषफल है वो समान आएगा। तो आपको a की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब आपको पता है कि जो दोनों बहुपद है ये x - 2 से आपके पूरे विभाजित है तो x - 2 की वैल्यू आपकी 0 के बराबर हो जाएगी, यानी कि x की वैल्यू हमें यहाँ पे 2 पुट करना है दोनों बहुपदों में। ठीक है, तो आपकी x की वैल्यू जो +2 है वो यहाँ भी पुट होगी और यहाँ भी पुट होगी, दोनों में आपकी x की वैल्यू 2 पुट होगी। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उससे हम a की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हम x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो 2⁵ × 2 यानी कि 2⁴ हो जाएगी, तो 16 आएगा आपका। यहाँ पे 2⁵2 यानी कि 4 और a आपको दिया हो तो 4a हो जाएगा। यहाँ के 2 × 3 यानी कि 6 हो जाएगा ये, और 6 - 5 यानी कि +1 हो जाएगा आपका। और दूसरे में आपको मिलेगा x की पावर आप 2 रखोगे तो ये 2⁵3 यानी कि 8 हो जाएगा, 2⁵2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 × 2 हो जाएगा यानी कि -4 हो जाएगा, और +a दिया हुआ है आपको, तो ये -4 और +4 आपका कैंसिल हो जाएगा। -4 + 4 + a ये आपको मिल जाएगा, तो ये -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको दिया गया था कि दोनों बहुपद आपके x - 2 से विभाजित हो रहे हैं, तो एक तरह से ये दोनों बहुपद भी आपके बराबर होने चाहिए, क्योंकि जब आप x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करोगे तो दोनों की वैल्यू 0 आएगी आपकी। तो एक तरह से आपके दोनों बहुपद आपके बराबर होने चाहिए, दोनों पोलिनोमियल। ठीक, क्योंकि x - 2 जब इसमें पुट करोगे तो आपकी वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेटिस्फाई कब होगी, जब वैल्यू आपकी टोटल मिला के 0 आएगी। तो दोनों की वैल्यू जब 0 आने वाली है तो दोनों बराबर भी है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू इसके बराबर रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपका 16 + 4a + 1 दिया हुआ, ये बराबर हो जाएगा आपका। यहाँ -4 से +4 कट चुका है, यहाँ बचेगा आपका 8 + a, इसके बराबर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका 4a यहाँ पे है, ये a इधर आ जाएगा तो 4a - a हो जाएगा। इधर आपका 8 दिया हुआ है तो ये प्लस का 1 उधर माइनस का पहुँच जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये, और 16 भी आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो ये 4a में से a जाएगा तो आपका 3a बचेगा, और ये आपका बचेगा 16 और एक 17 में से आपका 8 जाएगा तो माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक, और a की वैल्यू आपकी -9/3 यानी कि -3 आ जाएगी। ठीक है, तो आपकी a की वैल्यू -3 रहेगी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक, -3 इसका आंसर रहेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लो। आपको दिया गया था कि दो पॉलिनोमियल दिए हुए आपको, और बोला गया कि x - 2 से पूरी तरह से विभाजित है ये। ठीक, तो आपको a की वैल्यू निकालना है। तो जब पूरी तरह से विभाजित है तो आप x की वैल्यू x - 2 की वैल्यू 2 रख सकते हो, यानी कि x की वैल्यू आप 2 जब इसमें पुट करोगे बहुपदों में तो ये पूरे सेटिस्फाई होने चाहिए। सेटिस्फाई का मतलब है आपका 0 आना चाहिए इनका। तो हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे इन दोनों में, तो आपको जब फर्स्ट में पुट करोगे इसमें तो आपको मिलेगा 16 + 4a + 1, और जब इसमें पुट करोगे आप तो आपको मिलेगा 8 + 4 - 4 + a। ठीक, तो यहाँ -4 + a से आपका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू 2 हमने जब इसमें पुट की तो आपका पूरा सेटिस्फाई होने का मतलब मैंने बताया था आपको कि 0 मिलना चाहिए आपको। तो ये वाली वैल्यू आपको 0 मिलेगी और ये वाली वैल्यू आपको 0 मिलेगी। तो जब दोनों को सेटिस्फाई करने के बाद 0 आ रहा है तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है, दोनों पोलिनोमियल आपके बराबर होने चाहिए। जब सेटिस्फाई करेंगे तो आपको 0 आएगा, तो आपके दोनों पोलिनोमियल बराबर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी बराबर रख देंगे, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपकी बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे 16 + 4a + 1 बराबर हो जाएगा आपका, -4 से +4 कैंसिल हो जाएगा, 8 + a के बराबर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आपकी a की वैल्यू -3 आ जाएगी, जो आपको ऑप्शन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया हुआ है। इन ट्राइंगल ABC, एंगल A is 35 and एंगल C is 65 डिग्री and the bisector AD of angle BAC meets the BC at D. Which of the following relation is true? आपको दिया गया है कि त्रिभुज ABC में कोण भी 35 डिग्री दिया हुआ है, कोण से 65 डिग्री दिया हुआ है, तथा कोण BAC का समद्विभाजक AD
डी पर बी सी से मिलता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपका ये पूछा गया है। ठीक है, तो हम पहले एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें आपको कोण बी और कोण सी दिया हुआ है। तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका ट्रायंगल है ए बी और सी। ठीक, आपको दिया गया है कि जो कोण बी है वो 35 डिग्री है और कोण सी जो है वो 65 डिग्री है। ठीक, अब आपको बोला गया कि बी ए सी का समद्विभाजक बी ए सी, कोण बी ए सी का मतलब होता है कोण ए, जो बीच वाला कोण होता है वही हम मान के चलते हैं। तो कोण ए का समद्विभाजक आपको दिया हुआ है, यानी कि कोण ए का समद्विभाजक का मतलब होता है कि कोण ए को बराबर भागों में बांट रहा है, वो कोण ए को बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक, पहले तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे आपको 35 दिया हुआ है, 65 दिया हुआ, तो कोण ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ से कोण ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 35 प्लस 65 यानी कि ये 100 हो जाएगा। 100 माइनस 180, 180 माइनस 100 हो जाएगा। कोण ए की वैल्यू आपकी 80 आ जाएगी, यहाँ से 80 आ जाएगी। ठीक, तो कोण ए की वैल्यू आपकी 80 डिग्री हो गई। अब आपको बोला गया कि जो कोण ए का बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, कोण ए का जो एंगल है इसे हम दो बराबर भागों में बांटेगा ये, यानी कि यहाँ पे जब 80 है ये टोटल एंगल, तो ये आपका 40 हो जाएगा और ये भी 40 हो जाएगा। ठीक, ये होता है आपका एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजक। तो कोण ए का समद्विभाजक यानी कि कोण ए का जो कोण है उसको दो बराबर भागों में बांट दिया, 40 40 हो जाएगा, 80 था टोटल। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको 40 दिया हुआ है, इस त्रिभुज में ये मान लो तो ओ है, तो ए ओ बी में आपको दो एंगल दिए हुए, तीसरा एंगल हम निकाल लेंगे ये वाला। तो 40 और 30 70 और 5 75 हो जाएंगे। तो आपका ये वाला एंगल हो जाएगा 105 डिग्री। ठीक, 75 180 में से 75 जाएगा तो 105 बचेगा। और ये आपको दिया हुआ है 40 60 100 और 5 105 दिया हुआ है। तो ये बाकी जो बचा है आपका, ये आपका मिलेगा 105 75 मिल जाएगा ये। ठीक, तो ये इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होगा। अब आपको यहाँ पे बस कंडीशन निकालना है। कंडीशन कैसे निकालेंगे हम, बड़ा छोटा कैसे फाइंड करेंगे, आपको यहाँ पे एंगल से हम इसको निकालेंगे। अब एंगल का क्या होगा कि जो जितना बड़ा एंगल होगा उसके सामने की जो भुजा होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। अब मान लो इस ट्रायंगल की हम बात करते हैं ए ओ और सी की। इस ट्रायंगल में हम लेते हैं कोण ओ। कोण ओ आपको 75 डिग्री दिया और सबसे बड़ा कोण है। तो सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा जो AC है ये भी सबसे बड़ी रहेगी। तो AC सबसे बड़ी रहेगी, उससे छोटी रहेगी आपकी। इस त्रिभुज में दूसरा कोण सबसे बड़ा कौन सा है, 65, यानी कि कोण C सबसे बड़ा है। तो इसके सामने की भुजा आपकी AO इससे छोटी रहेगी। ठीक, सबसे बड़ी आपकी AC रहेगी क्योंकि 75 सबसे बड़ा है, उससे छोटा रहेगा 65 क्योंकि उससे छोटा 65 है, तो AO से छोटी रहेगी। और AO के बाद 40 के सामने की आपकी OC इससे छोटी रहेगी। ठीक, एक कंडीशन ये आ गई आपकी। अब एक और त्रिभुज ले लेते हैं हम ABO। ABO एक त्रिभुज ले लेते हैं हम। इसमें हम चेक करेंगे कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। सबसे बड़ा एंगल है आपका 105, इसके सामने की भुजा AB सबसे बड़ी हो जाएगी, उससे छोटी होगी आपकी 40 के सामने यानी कि BO, क्योंकि इसके बाद 40 है आपका, फिर 35 के सामने AO। ये आपको दूसरी कंडीशन मिल जाएगी। इन दोनों को मिला के आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, इन दोनों कंडीशन को मिला के आपको एक ऑप्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है AD CD और BD। ऑप्शन ए लेते हैं हम, AD BD और CD। तो आपको AD BD CD आपको मिल नहीं रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए हटाओ आप, क्योंकि यहाँ पे AD आपको दिया नहीं हुआ है। दूसरे में भी आपको AD दिया हुआ है, यानी कि ये भी आपको AD इसमें मिलना नहीं है हमें कहीं भी। अच्छा, आपको ये जो बाइसेक्टर दिया हुआ है ये D नाम दिया हुआ है इसका, तो जहाँ जहाँ O है वहाँ D लिख लेंगे हम। तो ये आपका AD हो जाएगा, ये भी AD हो जाएगा, ये भी AD हो जाएगा और ये DC हो जाएगा। ठीक है, DD मिल जाएगा आपको। तो हम फिर से चेक करते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ था कि AD सबसे बड़ा है, फिर CD फिर BD। तो AD बड़ा है और उसके बाद CD, ठीक है, ये दोनों मिल रहे हैं आपके, फिर BD। तो यहाँ से हम चेक करते हैं आपका BD तो AB से बड़ा है, यानी कि AD से बड़ा है आपका BD, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे बोला गया है कि जो CD है वो बड़ा है BD से। आपको यहाँ पे CD बड़ा बताया गया है, ये CD बड़ा बताया गया है BD से, पर यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं तो आपको जो BD है वो AD से बड़ा है, यानी कि आप जब चेक करोगे तो BD बड़ा होगा AD से, और ये AD यानी कि ये वाला AD आपका DC से बड़ा होगा। ठीक, तो एक तरह से आप मानो तो BD जो है वो DC से बड़ा है, पर यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि जो DC है आपका BD से बड़ा है, यानी कि ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत बताया गया है आपको इसके बारे में। ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं, दूसरा ऑप्शन आपको बोला गया कि AD बड़ा है BD से, AD
BD से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे AD BD से बड़ा है, गलत हो गया क्योंकि दूसरी कंडीशन में आपको BD बड़ा है, AD बड़ा नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए भी गलत, 2 भी गलत। तीसरा चेक करते हैं, BD बड़ा है AD से। जब BD बड़ा है AD से, बिल्कुल सही है, BD बड़ा है आपका AD से, और फिर ये बड़ा है AD बड़ा है CD से, तो आपको AD बड़ा बताया गया है CD से, तो ये भी आपका सही हो रहा है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि आपका BD AD से बड़ा है और AD जो है वो DC से बड़ा है, यानी कि CD से बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपको सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ी सी माइंड की जरूरत होती है इसमें अच्छे खासे की। तो एक बार फिर समझ लेते हैं इसको। आपको दिया गया था त्रिभुज ABC में कोण भी 35 डिग्री दिया हुआ है, कोण C दिया आपको 65 डिग्री, ठीक है। तो हमने त्रिभुज बना लिया, उसमें V की वैल्यू 35 और C की वैल्यू 65 डिग्री, ठीक है। इससे हमने क्या किया, कोण A की वैल्यू निकाल ली, तो 35 65 का 100 हो जाएगा, 100 माइनस 180 यानी कि आपका 80 हो जाएगा कोण A की वैल्यू। अब आपको बोला गया कि जो कोण BAC है, एक तरह से कोण A ही बोलेंगे इसको, कोण A का समद्विभाजक AD आपका बिंदु D पे मिलता है, तो हमने कोण A का समद्विभाजक AD खींच दिया, बिंदु D पे मिलेगा। अब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, कोण समद्विभाजक बोला उसने, कोण A का समद्विभाजक। तो ये कोण जो है कोण A, इसको 2 भागों में बांट देगा बराबर बराबर, यानी कि ये वाला भी बराबर होगा, इधर वाला बराबर होगा, ठीक। टोटल 80 दिया हुआ है, तो ये 40 में डिवाइड हो जाएंगे। अब आपको पता चलेगा कि 35 यहाँ पे दिया हुआ है, 40 यहाँ दिया हुआ, तो यहाँ की वैल्यू हम निकाल लेंगे। यहाँ की वैल्यू आपकी निकलेगी 35 प्लस 40 यानी कि 75 180 में से माइनस हो जाएगा, तो 105 आपका एंगल ADB आ जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपको 40 पता है, 65 पता है, तो ये वाला एंगल हम निकाल लेंगे। तो कोण ADC आपका आ जाएगा 180 माइनस 105 यानी कि 75 आपका आ जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो भुजाओं के हिसाब से दिए हुए हैं, यानी कि जो इसकी साइड है और साइड आपको बताई गई है, साइड बड़ी छोटी बताई गई है। तो साइड बड़ी छोटी हम कोण के हिसाब से कैसे निकालेंगे कि जो कोण किसी त्रिभुज में जो कोण सबसे बड़ा होगा उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। तो जो कोण सबसे बड़ा होता है उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। तो त्रिभुज ADC ले लेते हैं हम। ADC में आपको D दिया हुआ है 70, मतलब इस तीनों त्रिभुज में सबसे बड़ा जो कोण दिया हुआ है वो 75 दिया हुआ है। तो इसके सामने की जो भुजा है आपकी AC वो सबसे बड़ी होगी। उसके बाद आपका दूसरा कोण 65 सबसे बड़ा दिया हुआ है, तो इसके सामने की भुजा आपकी AD उससे बड़ी होगी। और फिर आपको दिया हुआ है 40 जो कि आपकी DC के सामने का कोण है, तो DC आपकी उसके बाद वाली बड़ी भुजा रहेगी, ठीक। उसी तरह से हम त्रिभुज A को ले लेते हैं ADB। तो ADB जब हम लेंगे तो 105 सबसे बड़ा एंगल है, तो इसके सामने की भुजा AB सबसे बड़ी रहेगी। उसके बाद 40 दिया हुआ है, तो 40 BD यानी कि इसके बाद BD सबसे बड़ी रहेगी। और उसके बाद आपकी बाकी बची हुई AD जो भुजा है वो बड़ी रहेगी, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन आपको मिल चुकी है। तो इसको हम दोनों को मिला के 1 कर लेते हैं पहले, तो ठीक। ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों को मिला के हम 1 कर लेते हैं पहले। तो 1 करेंगे, सबसे बड़ी आपकी है नहीं है, इसको 1 हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे अपने को थोड़ी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो हम अलग अलग ही चेक करेंगे इसको। तो जब ऑप्शन A चेक करोगे तो आपको सेटिस्फाई नहीं होगा, B चेक करोगे तो भी नहीं होगा, C करोगे तो आपको BD बड़ा दिया हुआ है AD से। तो दूसरी कंडीशन में BD AD से बड़ा दिखाया हुआ है, यानी कि ये इतनी कंडीशन ठीक है आपकी। अब AD बड़ा है CD से, ये भी आपको चेक करना है। तो पहली कंडीशन में आपको दिखाया गया है कि जो AD है वो DC से बड़ा है, तो आपकी ऑप्शन नंबर 3 वाली कंडीशन सही हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है आपको, ऑन डिवाइडिंग दिस बाय द पॉलिनोमियल gx द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, देन gx इज। आपको दिया गया कि ये जो बहुपद है इसे gx से डिवाइड करने के बाद में आपका जो भागफल और शेषफल आएगा वो ये और ये रहेगा, तो आपको gx की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो आपको इस बहुपद को gx से डिवाइड करने पे आपको भागफल और शेषफल मिलेगा, वो आपको ये और ये मिलेगा, तो आपको gx की वैल्यू बताना है, ठीक। तो आपने छोटे क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिवाइडेंट इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंट इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। हिंदी में बोलते हैं इसे भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल, ये आपका फॉर्मूला होता है। डिविडेंड इक्वल टू डिविजर प्लस क्वोशिएंट, डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाना है। ये जो आपको दिया हुआ है ये आपका डिविडेंड दिया हुआ है आपको, और इसके बाद आपको डिविजर निकालना है जो कि gx है,
और उसके बाद को कोशेंट दिया हुआ ये और रिमाइंडर दिया हुआ ये। ठीक, तो ये वाली वैल्यू हम इसकी जगह पुट करेंगे, तो कर देते हैं इसे पुट। आपका जो भाज्य दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 इक्वल टू डिवाइजर आपको gx दिया हुआ है प्लस इंटू कोशेंट आपको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आपको कोशेंट दिया हुआ है। उसके बाद आपको रिमाइंडर दिया हुआ है 2x प्लस 3, इसे हमें सोल्व करना है। तो ये 2x प्लस 3 आपका इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x प्लस 3 आपका माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया। इसको जब हम इससे माइनस करेंगे तो आपका बचेगा x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर। 12 में से 2 जाएगा तो आपका 10x हो जाएगा और 18 में से आपका 3 जाएगा तो आपका बचेगा 15 प्लस का। ठीक, बाकी आपका बचेगा gx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 जो है ये आपका इंटू में दिया हुआ है तो इधर आपका डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि इसके डिवाइड में आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, अब आपको gx की वैल्यू निकालना है तो इसको हमें डिवाइड करना रहेगा इससे। ठीक है, तो इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो आप इसको डिवाइड करना आपको आना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको आता नहीं है तो हम डिवाइड करके देखेंगे इसे। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है ये, क्योंकि अच्छा खासा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। करते इसे सॉल्व। आपको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 से किसको करना है, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15, इससे आपको डिवाइड करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं तो यहाँ पे आपको x स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पे x की पावर 4 दी हुई। सबसे पहले हम क्या करना है, इसकी पावर बराबर लाना है। तो एक्स स्क्वायर में किसका इंटू करे कि आपका x की पावर 4 आ जाए, तो हम एक्स स्क्वायर का इंटू करेंगे। ठीक, एक्स स्क्वायर का इंटू करेंगे तभी आपका एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर आपका x की पावर 4 बनेगा। इस एक्स स्क्वायर का आपका बाकी वैल्यू में भी इंटू हो जाएगा, यानी कि तीनों वैल्यू में आपका एक्स स्क्वायर का इंटू होगा। एक्स का स्क्वायर में इंटू होगा तो x की पावर 4 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर का 2x में करेंगे तो आपका 2x क्यूब आएगा और एक्स स्क्वायर का 3 में करेंगे तो आपका 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, माइनस करते हैं तो सभी चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल, ये कैंसिल, ये बचेगा आपका 5x स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 15 आपका ऊपर से आ जाएगा। ठीक, अब हमें 5x स्क्वायर लाना है तो यहाँ पे x स्क्वायर दिया हुआ है, हम 5 का और इंटू कर देंगे आपका, तो ये आपका हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5 टू 10x और ये 15 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका कट जाएगा, जब माइनस माइनस करेंगे इसको तो तीनों आपकी कट जाएगी और 0 आपका मिल जाएगा। तो आपको जो भागफल मिला वो एक्स स्क्वायर प्लस 5 मिलेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होगा आपका। आपको दिया गया था एक बहुपद, इसमें आपको gx के द्वारा डिवाइड करना था और जो भागफल और शेषफल आता है वो आपको ये दिया हुआ था। ठीक है, तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करना है। उसके बाद आपका 2x प्लस 3 जो है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आपका बचेगा x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15 आपका बच जाएगा। और ये जो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आपको उधर इंटू में दिया हुआ है, उधर इधर लाएंगे तो आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो आपको इस वाले बहुपद को x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए आपको ये वाली मेथड लगानी पड़ेगी। इसकी शॉर्ट मेथड भी हो सकती है पर थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा। शॉर्ट मेथड से भी आप क्या करोगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के आपको गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। इसका गुणनखंड निकालने के लिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, नहीं ये इससे होगा, डिवाइड और इंटू करने पे आपका 2 मिलना चाहिए, ऐसा कुछ है इसका। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3x माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा। इसके जब आप फैक्टर करोगे तो आपके फैक्टर भी आपको 1/2 ऐसा कुछ मिलेगा, तो ये आपका टफ पड़ जाएगा। तो इससे अच्छा डायरेक्टली इसको डिवाइड ही करो, क्योंकि इसके जब फैक्टर करने वाले हो आप तो फैक्टर इसके नहीं पॉसिबल नहीं है
और फैक्टर जब आप करोगे तो वो आपके फैक्टर भी डिवाइड में मिलेंगे, तो आपका वहाँ भी टफ पड़ जाएगा। तो इससे अच्छा आप यही है कि इसको डिवाइड वाली मेथड से सोल्व करो, ठीक है। इसका फैक्टर मिल नहीं रहा है, फैक्टर मिलेंगे तो आपको डिवाइड वाले मिलेंगे, तो वहाँ से आपको टफ पड़ेगा। इससे अच्छा आपका यही है कि आप ये वाली मेथड कर लो, ठीक है। तो गाइज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है आपका, ये आपका जेल प्रहरी का सबसे टफ पेपर था, यानी कि आपका सेकंड लास्ट शिफ्ट का पेपर था, ये सेकंड लास्ट दिन का पेपर था आपका। तो ये आपका बाकी जो शिफ्ट हुई है उसमें सबसे टफ पेपर आपका ये वाला बना था। तो इसी में आपके बाकी सभी स्टूडेंट्स के नंबर कम आए होंगे, क्योंकि इसका जो मैथ्स का लेवल था वो अच्छा खासा था टफ। तो इस बार भी आपका ये लेवल देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ आप ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं अधिकतर। आप खुद ही देख सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर आपके 3-4 साल के जब आप कवर कर लोगे तो वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बस आपको वैल्यू चेंज रहेगी और कुछ भी नहीं रहेगा। लेवल भी वही रहेगा, ज़्यादा नहीं बदलेगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बस। तो आप इसी तरह से ये प्रीवियस ईयर पेपर देखते रहिए। इसके बाद आपके 1-2 वीडियो बनेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के, क्योंकि 1-2 पेपर और बचे हुए हैं आपके। तो देखते रहिए इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।